बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो आज मैं उपस्थित हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक कह रहा है कि गिरधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कथन दूसरा कह रहा है कि रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो आपको कथन एक और कथन दो के संदर्भ में जो नीचे विकल्प दिया हुआ है उसका चयन करना है और ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। अब ए कह रहा है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। बी कह रहा है कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। सी कह रहा है कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। और डी कह रहा है कि कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो बच्चों इसमें से जो विकल्प सही हो जाएगा वो सी विकल्प सही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि कथन जो फर्स्ट है वो सत्य है, गिरधर में बहुब्रीहि समास है, लेकिन कथन सेकंड जो है रामकृष्ण उसमें तत्पुरुष समास नहीं है, उसमें द्वंद्व समास है। इसलिए विकल्प जो होगा वो सी का विकल्प सही हो जाएगा पहले का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहा है कि देश की बात निबंध के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि देश की बात जो निबंध है इसके लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ये बताना है कि देश की बात निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों देश की बात निबंध के लेखक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और देश की बात जो निबंध है इसका प्रकाशन जो है पहली बार 1923 में हुआ था मिर्जापुर से, फिर 1929 में इसका दूसरा संस्करण, और फिर 1932 में इसका कोलकाता से तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। बाद में जो है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर दिया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कर आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है। अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह या कमला प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जिसने आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है। तो बच्चों कमला प्रसाद ने जो है वो आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है। अरुण कमल ने और परमानंद श्रीवास्तव और नामवर सिंह इन तीनों व्यक्तियों ने जो है वो आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य जो है वो किया है। क्योंकि आलोचना पत्रिका जो है उसके संस्थापक संपादक जो है वो शिवदान सिंह चौहान रहे, और यह पहली बार 1951 में इसकी शुरुआत उन्होंने किया था। 2001 में परमानंद श्रीवास्तव और 2005 में अरुण कमल जो है इसके संपादक रहे हैं। कमला प्रसाद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वसुधा पत्रिका का संपादन किया था, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। और वसुधा पत्रिका के जो संस्थापक संपादक रहे हैं वो हरिशंकर परसाई रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है। तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है। निराला, राम, मनु या पुरुरवा। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है। अब बच्चों अगर इन पंक्तियों के बारे में अगर देखें तो यह पंक्ति जो है किससे ली गई है। सरोज स्मृति से ली गई है। किससे? सरोज स्मृति से यह पंक्ति ली गई है। और सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 में हुआ था, और इसके लेखक कौन थे? निराला। तो यहाँ मैं का जो अर्थ है वो निराला है, अर्थात इसका उत्तर पहला जो है अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो चौथे का ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। 5 में कह रहा है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। तो आपको बताना है कि सब उन्नतियों का मूल क्या है। धर्म है, संस्कृति है, भाषा है या कृषि है। तो इसको बताना है इसका उत्तर। तो बच्चों भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध जो है 1884 में हरिश्चंद्र पत्रिका में जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना है कि निबंध में भारतेंदु ने सब उन्नतियों का मूल जो है वो किसे माना है। तो बच्चों वो माना है धर्म को, अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात पांचवें का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है।
जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र ने या मधु लीमे ने। तो आपको ये बताना है कि रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों 6 का उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, दूसरा लज्जाराम मेहता लज्जाराम, तीसरा रामनारायण मिश्र, चौथा बालकृष्ण भट्ट और पांचवा श्याम सुंदर दास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको ये बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक इसमें से कौन रहे हैं। ए कह रहा है केवल 1, 2 और 4, बी कह रहा है केवल 1, 3 और 5 कह रहा है, सी कह रहा है केवल 2, 3 और 4 और डी कह रहा है केवल 2, 4 और 5। तो आपको बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन रहा है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो संस्थापक में शिव कुमार सिंह रहे हैं, राम नारायण मिश्र रहे हैं और श्याम सुंदर दास रहे हैं, अर्थात 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 किसमें है, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। तो आपको ये बताइए ना है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किसने किया था। हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बीबी जो है कारत और शांता गांधी, सत्यदेव दुबे या श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ और ओम शिवपुरी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। तो बच्चों 8वें का उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। तो 8वें का बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि दिल्ली दरबार निबंध के अनुसार किलाद के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिले। तो आपको ये बताना है कि किलाद के खां को दिल्ली दरबार में कुल मिलाकर के कितने के तोहफे मिले हुए थे। 20,000 रुपए के, 25,000 रुपए के, 30,000 रुपए के या 35,000 रुपए के। तो आपको 9वें का उत्तर देना है कि कितने जो है तोहफे पैसों के, कितने पैसों के या कितनी कीमत के तोहफे जो है उसे मिले हुए थे। तो बच्चों उसके जो तोहफे उसे कुल मिले हुए थे वो मिले हुए थे 25,000 रुपए के। कितने, 25,000 रुपए के, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहा कि परिंदे कहानी के आरंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है। तो आपको ये बताना है कि यह किस लेखक का है। उद्धरण जो है वो तो अंतोन चेखव का, कैथरीन मेन्सफील्ड का, ज्या पॉल सार्त्र का या ओ हेनरी का। तो आपको ये बताना है कि जब परिंदे कहानी की शुरुआत होती है तो उसमें एक अंग्रेजी भाषा में उद्धरण लिखा गया है और वो उद्धरण किस लेखक का है। तो बच्चों इसका उत्तर बी हो जाएगा, कैथरीन मेन्सफील्ड ने फील्ड का जो है वो उद्धरण उस किताब में लिखा गया है परिंदे कहानी में। परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की एक महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तेज बहादुर सिंह ने, मुसाफिर लाल ने, परशुराम सिंह ने या हरिहर दास ने। तो आपको ये बताना है कि उस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 11 का उत्तर देना है। तो बच्चों इसका उत्तर ए हो जाएगा, तेज बहादुर सिंह ने। तो 11 का पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास, तिमिरनाशक, चंद्रकांता, संतति। तो आपको ये बताना है कि इन पुस्तकों का जो क्रम है वो कौन सा सही होगा। ए कह रहा है 5, 4, 1, 2, 3, बी कह रहा है कि 4, 1, 5, 3, 2, सी कह रहा है 3, 2, 4, 5, 1 और डी कह रहा है कि 4, 5, 1, 2, 3। तो आपको बताना है कि इसका जो सही सटीक उत्तर क्या होगा इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो अगर आप बच्चों इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका सटीक उत्तर अगर आप देखोगे तो देखो पहले आ जाएगा इतिहास तिमिरनाशक, क्योंकि इसका प्रकाशन 1876 में है। तो पहले आ जाएगा चौथा। इसके बाद आएगा दुर्लभ बंधु हरिश्चंद्र का 1880 में। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा दुर्लभ बंधु 1880 में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आ जाएगा चंद्रकांता संतति, इसका प्रकाशन 1891 में। आदर्श हिंदू
1907 में, और पथिक का प्रकाशन जो कि रामनेस त्रिपाठी की रचना है इसका 1920 में हो जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चों आपका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा, 4 1 5 3 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कह रहा है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? ये आपको बताना है। जल्दसाज के बारे में, बाग का माली, हल चलाने वाला या भेड़ चराने वाला। तो आपको बताना है कि यह किसके संदर्भ में कहा गया है। तो बच्चों ये जो कथन है ये मजदूरी और प्रेम नामक निबंध से लिया गया है और इसके रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो आपको ये बताना है कि मजदूरी और प्रेम नामक निबंध में यह कथन किसके लिए कहा गया है। तो बच्चों यह कथन कहा गया है भेड़ चराने वाले के लिए, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अविकारी है। अविकारी का मतलब कि जिस शब्द के ऊपर लिंग वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं होता। संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो आपको बताना है कि इसमें से अविकारी क्या होता है। तो देखो बच्चों संज्ञा, विशेषण और क्रिया ये विकारी हैं, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी है, अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहे हैं कि बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो आपको ये बताना है कि बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था। 1919 में, 1927 में, 1930 में या 1938 में। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो बच्चों देखो इसका प्रकाशन जो है 1927 में शुरू हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बहिष्कृत भारत जो था ये बी आर अम्बेडकर का प्रकाशित पत्र था और ये एक मराठी भाषा में बंबई से निकलता था। चलिए सवाल नंबर 16 में कह रहे हैं, किस स्थान के लोग बड़े नखों को पसंद करते थे। नखों मतलब नाखून को पसंद करते थे। ये आपको बताना है। दक्षिणात्य, गौड़देश, उज्जैनी या स्थानेश्वर। तो आपको ये बताना है कि कहाँ के लोग जो है बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। 16 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 16 का उत्तर हो जाएगा बी गौड़देश। कहाँ के? गौड़देश के। चलिए अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 17। कर विज्ञान और कविता साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि साइंस एंड पोएट्री विज्ञान और कविता इस पुस्तक के लेखक कौन है। आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड और रेमंड विलियम्स। तो आपको ये बताना है कि इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो 17 का उत्तर बताइए। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हो गए आएंगे। तो इसके लेखक हैं आई ए रिचर्ड्स और इस किताब का प्रकाशन जो है 1926 में हुआ था। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 18। कह रहा है कि अरे यावर याद रहेगा में मांझुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। अरे यावर एक यात्रा वृत्तांत है और यह अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। बताना है इसमें कि इसमें माजुली द्वीप जो है वो का वर्णन मिलता है। इसमें वह किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या हिमाचल। तो आपको बताना है कि माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में है। तो 18 का उत्तर बताना है। तो बच्चों ये हो जाएगा असम में है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। तो 18 का उत्तर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि प्री प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि प्री प्रवास जो है का प्रथम सर्ग एक छंद में रचा गया है। उस छंद का नाम बताना है। बच्चों प्री प्रवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत की रचना है और इसको हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। तो आपको बताना है कि इसके पहले सर्ग में जो छंद लिखा गया है, जिस छंद में पहला सर्ग लिखा गया है उस छंद का नाम क्या है। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। वह द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है। द्रुत विलंबित जो है एक समवृत्त वर्णिक छंद है और इसमें नौ भव भौर और 12 वर्ण का क्रम होता है। नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़ से मिलके जो है ये बनता है और प्रत्येक जो है वो पंक्तियों में इसके 12 वर्ण कुल
होते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है। कह रहा है भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया। आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, राजेश जोशी या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया था। सवाल नंबर 20वें का उत्तर बताइए। तो बच्चों सवाल नंबर 20वें का उत्तर हो जाएगा ए, मुक्तिबोध ने। तो उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। 20 का ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है। तो आपको ये बताना है कि संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है। बच्चों ईदगाह कहानी का प्रकाशन जो है 1933 में हुआ था और ये प्रेमचंद की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो एक बालक के जीवन के ऊपर जो है वो आधारित है। तो आपको ये बताना है कि इस कहानी का में यह कथन जो है किस पात्र का है। महमूद का, मोहसिन का, नूरे का या सम्मी का। तो बताना है कि यह कथन जो है किस पात्र का है। 21 का उत्तर बताइए। तो बच्चों यह जो है मोहसिन का कथन है। किसका है, मोहसिन का कथन है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला जरेऊ का क्या अर्थ है। तो आपको ये बताना है कि कोसी का घटवार जो कहानी है, इस कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में काला जरेऊ का जो अर्थ क्या है। सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी या कंगन। तो आपको बताना है कि काला जरेऊ शब्द का जो अर्थ क्या है उस जो लक्ष्मा के संदर्भ में कहा गया है। कोसी का घटवार बच्चों ये इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था और ये शिखर जोशी की एक महत्वपूर्ण जो है वो कहानी है। तो बच्चों 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर ए हो जाएगा, सुहाग चिन्ह। तो 22 का उत्तर पहला वाला सुहाग चिन्ह हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। 23 में क्या कह रहा है कि कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहटी गैल। इस वाक्यांश में सिलहटी शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको ये बताना है कि इस संदर्भ में सिलहटी का क्या अर्थ है। हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त या सुनहरी। तो आपको सिलहटी का क्या बताना है, अर्थ बताना है 23 नंबर सवाल में। तो बच्चों इसका मतलब सिलहटी का मतलब होता है फिसलन, अर्थात फिसलने लायक। तो बी ऑप्शन जो है 23 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 में। कह रहा है कि सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा या हंस जवाहिर। तो बताना है कि कौन इसमें जो है वो सूफी से संबंधित रचना जो है वो नहीं है। श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा या हंस जवाहिर। तो बच्चों श्याम सगाई जो है वो इससे संबंधित नहीं है, यह नंददास की रचना है। किसकी रचना है, नंद दास की रचना है। चलिए और आज का अंतिम सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है। तो आपको ये बताना है कि आगरा बाजार का नाटक का आरंभ जो है वो किस नज्म से होता है। ये आपको बताना है। कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमी नामा या शहर आसोव। तो आपको ये बताना है कि किस नज्म से जो है वो आगरा बाजार नाटक की जो है वो शुरुआत होती है। तो बच्चों इसकी शुरुआत होती है शहर आशोभ से शुरुआत होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो 25 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।